हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो इन क्लास 9 सबसे पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का था वो हमारा क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कि फ्रांस में लाई गई क्रांति, मतलब वहाँ पर रह रहे मोनार्कियल सिस्टम को हटाने के लिए जो भी इवेंट्स हुए वहाँ पर फ्रॉम 14 जुलाई 1789। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे लुइस XVI को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करी गई, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने सबको इक्वल राइट्स नहीं दिए, तो इस वजह से थर्ड स्टेट की गवर्नमेंट बनी जो कि लीड की जा रही थी बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। पर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर किया तो डायरेक्टरी इस्टेब्लिश हुई। पर डायरेक्टरी में जो दो इंस्टीट्यूशंस थे या दो काउंसिल्स थे वो अपने आप में लड़ते थे, तो वीकनिंग ऑफ पावर का एडवांटेज लेते हुए नेपोलियन आ गए थे ना। अब नेपोलियन आ गए थे, नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, पर वॉर ऑफ वाटरलू के तहत 1815 में नेपोलियन की डिफ़ीट हुई। अब डिफ़ीट किससे हुई थी? ये कंजर्वेटिव पावर से डिफ़ीट हुई थी, और फिर कंजर्वेटिव लोगों ने अपना वैसा ही राज शुरू कर दिया था। और ऐसे केसेस में लोगों के प्रति नेशनलिज्म की भावना जगने लगी थी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो बेसिकली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर फॉलो की जाती थी। बट लोगों के मन में ये इच्छा थी, जो लिबरल लोग थे, मतलब क्लास 9th में हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं एक सोसाइटी में, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। इस चैप्टर में आप लिबरल और कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपका फ्रंट पेज पे दी गई है एक पेंटिंग। दिस पेंटिंग बेसिकली प्रिंट, ये प्रिंट जो है फ्रेडरिक सोरियो द्वारा क्रिएट किया गया था किस ईयर में? 1848 में। क्यों क्रिएट किया गया था? द रीज़न फॉर इट्स क्रिएशन वॉज टू डिपिक्ट हिज इमेजिनेशन। वो अपनी इमेजिनेशन को इस प्रिंट के द्वारा डिपिक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो जो थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, एंड वन ऑफ दोज 4 इज़ गिवन इन योर बुक विच डिपिक्ट्स द यूटोपिया ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। यूटोपिया मीन्स कोई चीज़ इतनी परफेक्ट हो कि उसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही ना हो, राइट। तो उस समय 1848 में जहाँ पर मेजर ऑफ द कंट्रीज़ जो यूरोप में थी, किंगडम्स जो यूरोप में थे, वो मोनार्कियल सिस्टम से गुजर रहे थे। उस समय फ्रेडरिक सोरियो ने डिमांड करी थी किसकी? ही हैड डिमांडेड ऑफ रिपब्लिक क्रिएशन, मीन्स कि वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की मांग किसने करी थी? फ्रेडरिक सोरियो ने करी थी। और उसी यूटोपिया को, उसी इमेजिनेशन को इन्होंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में चार्टर है। ये चार्टर किसका है? ऑफ मेंस राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये फ्रांस का झंडा है, मतलब कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रीडम को दर्शा रही है, टॉर्च एनलाइटमेंट को दर्शा रहा है, मतलब कि फ्रीडम या फिर लिबर्टी के लिए लोगों में जो एनलाइटमेंट हो रही है वो टॉर्च के द्वारा हो रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो फ्रांस का झंडा है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुका है। इट मीन्स कि उसको वो फ्रीडम गेन कर चुका है। 1848 तक जो है फ्रांस क्या बन चुका है? एक रिपब्लिक बन चुका है। इवन तो विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे तब तक, बट फिर भी फ्रांस लिबर्टी पा चुका है। फ्रांस के आगे भी 2 नेशंस वहाँ पर लिखे गए हैं जो कि हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड। ये दोनों नेशंस भी 1848 के पहले ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब फ्रांस के पीछे देखिए जर्मनी आ रहा है ना, और जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन, ऐसे बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं जो फ्रांस को फॉलो कर रही हैं, एंड दे आर ऑन देयर वे टू बी अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो फ्रांस 1848 तक रिपब्लिक बन जाता है। इसमें 2 रिवॉल्यूशंस मेन होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को छोड़ करके। 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन होता है और 1848 में रिवॉल्यूशन ऑफ द पुअर होता है। ठीक है, तो अभी आप इसको आगे पढ़ोगे, कन्फ्यूजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब ज़रा ग्राउंड पे फोकस डालिए। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं यहाँ स्वॉर्ड पड़ा है, तलवारें पड़ी हैं, मुकुट पड़े हैं, तो ये सब
सब किसका प्रतीक है? दीज आर द सिम्बल्स ऑफ मोनार्की, दीज आर द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। जो मोनार्की थे, जो किंग्स थे, उनका ये सिंबल है, राइट। अब रिपब्लिक क्रिएट होगा तो क्या होगा? मोनार्की हट जाएगी। तो उनके जो सिंबल्स हैं उनको शैटर्ड तरीके से ग्राउंड पर दिखाया गया है। और इस नेशन को ब्लेसिंग दे रहे हैं फ्रॉम द हेवन द जीसस क्राइस्ट, इंक्लूडिंग द सेंट्स, इंक्लूडिंग द प्रीस्ट एंड एंजल्स। और यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी मतलब कि भाईचारा को बनाने के लिए उनकी ब्लेसिंग्स दी जा रही है। So this is all about the print of Frederick Surio, and you could see that long train of people following each other are on their way to gain liberty. ठीक है, अब इसको आप रीड कर सकते हैं। Now let's read it. In 1848, Frederick Surio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of that time of the French Revolution personified liberty as a female figure. This is an important point. Now, when you will read this chapter, the last second topic is visualizing the nationalism. मतलब कि लोगों के प्रति अपने नेशन के लिए जो नेशनलिज्म की भावना है उसे कैसे बनाया जाएगा। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के लिए जो अपनापन है हमारे लिए, मतलब इंडिया के लिए जो रिस्पेक्ट है वो एक फीमेल फिगर से हमें आई है, जो कि है भारत माता। ठीक इसी प्रकार जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद जो फ्रांस कंट्री में लिबर्टी थी उसे एक मैरियन नाम की फीमेल से उसको दर्शाया गया। जैसे भारत पे, इंडिया में भारत माता होती है, इसी सेम डिपिक्शन, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करते, सेम आइडियोलॉजी को डिपिक्ट करती हैं फ्रांस की एक फ़ीमेल जिनका नाम है मैरियन। ठीक है, तो इसी प्रकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कह सकते हैं कि लिबर्टी का एक तरीके से सिंबल है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिंबलाइजिंग लिबर्टी, फ्रीडम। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of the man in other. On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Suryo's utopian vision, utopia मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा परफेक्ट कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, so ideal to exist in real world. The peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. Leading their procession way past the Statue of Liberty are United States and Switzerland. मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं। पेंटिंग कब बनी थी? 1848 में बनी थी। एज यू कुड सी, पेंटिंग हैज़ बीन मेड इन 1848। 1848 के पहले ही ये दोनों स्टेट्स, ये दोनों कंट्रीज़ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड है, ये दोनों लिबर्टी पा चुके हैं। दे आर द इंडिपेंडेंट नेशंस बिफोर 1848। और फ्रांस जो है 1848 में ही रिपब्लिक बनता है। तो यू कैन सी फ्रांस आइडेंटिफाइएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। मतलब कि फ्रांस का फ्लैग आप देखोगे तो 3 कलर से होता है ना। हैज़ जस्ट रीच द स्टैच्यू, मतलब कि अभी 1848 में उसे फ्रीडम मिली है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी वेयरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंगली, एट दैट टाइम व्हेन सूर्यो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ नेशन. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रांस के बाद जर्मनी है। देखो, जर्मनी के पास अपना ट्राई कलर फ्लैग है जिसमें ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर है, राइट। बट उस समय 1848 के समय में जर्मन स्टेट, जो जर्मनी एज अ कंट्री हम आज जानते हैं, उस समय नहीं एग्जिस्ट करती थी। बेसिकली जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ थे वो अलग अलग किंगडम के पार्ट थे, पर
जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी थी। कॉमन आइडेंटिटी किसकी थी? उनकी लैंग्वेज की, जो कि थी जर्मन, क्योंकि वो एक लैंग्वेज बोलते थे तो उनका कल्चर सेम था। उस समय उनके मन में ये भावना जगी कि हमें एक स्टेट बनाना चाहिए, हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसी फीलिंग्स के तहत, उनकी लिबरल होप्स के कारण वो क्या करने लगे कि नेशनलिज्म की भावना, मतलब कि एक नेशन स्टेट एकजुट होकर के एक राष्ट्र बनाने की भावना उनके अंदर जाग रही थी। तो वहीं से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स में, जो कि डिफरेंट किंगडम्स के पार्ट थे, और उन्होंने बहुत से प्लानिंग की, बहुत से इवेंट्स किए। उनमें से एक था अपना एक फ्लैग बनाना, जिसके अंदर सारे जर्मन स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं आ सकते हैं। ठीक है। Following the German people are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity. Fraternity means bhaichara among the nations of the world. Now, this chapter will deal with many of the issues visualized by Suryo in figure 1. During the 19th century, मतलब 1801 से लेकर के 1899, इसको 19th century कहते हैं, nationalism emerged as an force which brought the sweeping changes in political and mental world of Europe. मतलब कि नेशनलिज्म जागने लगा यूरोपियंस के बीच में कि हमें एकजुट होना है अपनी कॉमन आइडेंटिटी, अपनी कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, कुछ भी कॉमन आइडेंटिटी या सेम कल्चर से एक होकर के अपना एक राष्ट्र बनाना है, जो कि डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूरोप को तो चेंज करेगा ही, क्योंकि अगर नेशन बनेगा तो वहाँ मोनार्क तो रहेगा नहीं। ठीक है। और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप भी चेंज करा है इसने। ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वर द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि यूरोप में क्या चल रहा था, मोनार्की चल रही थी। तो जैसे बर्बन डायनेस्टी हो गई, तो ये सब डायनेस्टीज चल रही थी ना, ये अपने अपने वंशज को भेजती थी और उस पर्टिकुलर किंगडम को रूल करने के लिए कहती थी। पर नेशनलिज्म के कारण क्या होता है कि एंड में नेशन स्टेट बनते हैं। नेशन स्टेट कैसे बनते हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया नेशन स्टेट कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर रह रहे लोगों ने कॉमन स्ट्रगल फेस किया। कॉमन स्ट्रगल किससे फेस किया? ये ब्रिटिश पावर से इन्होंने कॉमन स्ट्रगल फेस किया। तो किसी न किसी कॉमनैलिटी के कारण नेशन स्टेट का फॉर्म हुआ है ना। द कॉन्सेप्ट and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. मतलब कि हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक टेम्परामेंट बना, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के कारण वहाँ पर मॉडर्न स्टेट्स बनने लगे। जैसे कि ब्रिटेन कह सकते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम्स, मतलब आज के समय में उसको ऐसे जानते, पहले उसको ऐसे नहीं जानते थे, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। बट वहाँ पर क्या था? सोवरेन कंट्रोल्ड था। सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब कि मोनार्की थी, और सोवरेन कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो केवल मोनार्क के पास थी, और वो एक अपनी डिफाइंड टेरिटरी में, मतलब जितना भी ज़मीन का हिस्सा उन्होंने जीता है वहाँ पर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे, अपने हिसाब से रूल करते थे। कौन? मोनार्क्स। ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना कि अपने ज़मीन उस पर रूल करना, मोनार्की सिस्टम है, ये बहुत सालों से यूरोप पे चला आ रहा था। बट अ नेशन स्टेट was once in which the majority of its citizens and not only the rulers came up to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century. मतलब कि जब देखो किंग है, किंग जानता है कि इतनी मेरी टेरिटरी है, मैं यहीं तक रूल करूँगा, ये मेरा राज्य है, ये मेरा साम्राज्य है जो, ठीक है, ये एक राजा, एक मोनार्क की भावना है। पर जब ये
इमोशंस, ये फीलिंग्स उसकी प्रजा पर आए कि ये मेरी टेरिटरी है, ये यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनसे मेरा एक कॉमन कल्चर जुड़ा हुआ है। जब लोग इस बारे में जागरूक होते हैं तो वहीं से नेशन स्टेट का बिगिनिंग होता है, ठीक है। वहीं से लोगों के मन में एक कॉमन आइडेंटिटी आती है, शेयर्ड हिस्ट्री, मतलब कि किसी न किसी तरीके से उनका पास्ट ऐसा था कि दोनों मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहे थे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कॉमन था, ठीक है। और ये जो कॉमननेस है ये मतलब कि सदियों से नहीं चली आ रही है, ये एक तरीके से जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जगह जगह पर उसके कारण इनका फॉर्मेशन हुआ। ऐसा नहीं कि ये जन्मजात उपस्थित थी वहाँ पर, नहीं, दे वर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो, नो, दे हैड बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच कैन बी, जैसे कि सेंसरशिप हो गया ना, टैक्सेशन हो गया, तो ये सब जो बुरी आदतें थी, जो बुरे रूल्स और रेगुलेशंस थे मोनार्की के, उन सभी ने इस सब का क्रिएशन किया है। अब ये चैप्टर जो है ये will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century in Europe। मतलब कि इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे नेशनलिज्म आता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब हमने देखा कि कॉमन आइडेंटिटी के बारे में हमने जाना, राइट, बट एक पर्सन जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन, उन्होंने व्हाट इज़ अ नेशन, मतलब जो हम नेशन स्टेट सोच रहे हैं कि कॉमन लैंग्वेज हो गई, कॉमन कल्चर हो गया, तो देखो इनका कहना ये था कि अ नेशन स्टेट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट एंडेवर्स एंड सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे कि द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट अ नेशन इज़ फॉर्म बाय द कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। मतलब कि ना ही केवल लैंग्वेज, रेस, कल्चर, टेरिटरी, केवल इनसे नहीं बनता है नेशन, नेशन बनता है लॉन्ग पास्ट से, सैक्रिफाइस से, डिवोशन से, कॉमन हिस्ट्री से, कॉमन सफरेज से, मतलब कॉमन सफरिंग से, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से, सेक्रीफाइसेस से, ठीक है, जो भी स्ट्रगल्स थी। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई कॉमन रेस या रिलीजन नहीं है ना, कोई कॉमन लैंग्वेज है, बट इंडिया में क्या था, कॉमन स्ट्रगल था, कॉमन पास्ट था। इस कारण एक इंडिया एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जो नेशन स्टेट होता है इनके हिसाब से, मतलब कि वहाँ पर लोगों के मन में ये भावना होनी चाहिए कि वी शुड लिव टुगेदर। मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसा नहीं कि हमने नेशन स्टेट बना लिया बट पीपल आर नॉट अग्रीइंग ऑफ लिविंग विद ईच अदर, नो। एंड प्लेबिसाइड, मतलब कि वोटिंग होना चाहिए, डायरेक्ट वोट, जो कि लोगों की चाह को हमें बता सके, ठीक है। तो प्लेबिसाइड हमेशा कंडक्ट करवाना चाहिए, इनका ये मानना था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, क्लास 9th की हिस्ट्री। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखो क्या लिखा है कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। मतलब फ्रांस में लाए गए रिवॉल्यूशन के कारण नेशनलिज्म जो है वर्ल्ड में, यूरोप में जन्म लेता है। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, लुईस 16, राइट। तो हम जानते हैं कि वो एक टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी थी, किसकी थी, मोनार्क की थी। 1789 में रिवॉल्यूशन आया, पर उसके पहले क्या हाल था कि एक मोनार्की सिस्टम था, बर्बन डायनेस्टी थी, उनका एम्पायर था और उसके किंग लुईस 16 रूल कर रहे थे फ्रांस पे। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens। मतलब कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पर आया उसके कारण जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, जो सोवेरेनिटी थी, जो गवर्नेंस था, वो मोनार्की से हट करके फ्रेंच सिटीजन्स, मतलब कि एक्टिव सिटीजन्स, मतलब कि प्रॉपर्टीड मैन ऑफ फ्रांस हु आर अबव 25, उनके पास आया। पहले तो यही हुआ था कि नेशनल असेंबली बनाई गई, इसमें लोग जो है वोट करते हैं, ठीक है, इलेक्टर्स को, जो कि इनडायरेक्टली वोट करते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को, जो कि लॉ बनाएंगे। तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई थी, और वो जो लॉ बनता है नेशनल असेंबली द्वारा, वो किंग उसको कुछ समय तक डिले कर सकता है बट रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, मतलब प्रीवियस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है। तो
यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये क्लियरली इनडायरेक्टली एक्टिव फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई थी, मोनार्क से ले ली गई थी, ठीक है। अब द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। मतलब कि जो रिवॉल्यूशन है उसका मेन एम क्या था कि ये लोगों के हाथ में होना चाहिए कि उनका नेशन कैसे हो, उनके नेशन में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास जाए, कैसे गवर्नेंस हो, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। मतलब कि लोगों के मन में यूनिटी लाना, कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी की भावना को जन्म देना, कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाने के लिए बहुत से चेंजेस या बहुत से मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। जैसे कि देखिए, द आइडिया ऑफ ला पाट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटियोन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्या कहा गया कि जैसे हम अपने कंट्री को एक मदरलैंड कहते हैं, ऐसे ही फ्रांस के लिए फादरलैंड का आइडिया लाया गया, ठीक है। और सिटीजन्स को यूनाइट करने के लिए ले सिटियोन लाया गया, ठीक है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट्स एंजॉय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में विजन्स लाए गए। जैसे कि आप पढ़े होंगे ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये याद होगा, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें लोगों के लिए इक्वल राइट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। अब a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former रॉयल स्टैंडर्ड। मतलब जो पहले जो फ्लैग था जो कि रॉयलिटी को दर्शाता था, कह सकते हैं कि मोनार्की को दर्शाता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया फ्रेंच ट्राई कलर से। जैसे हमारे भारत में ब्रिटिश एम्पायर का झंडा तिरंगे से बदला गया, वही हाल सेम फ्रांस में हुआ, ठीक है। ए स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। मतलब पहले स्टेट जनरल नाम था बट बाद में उसको रीनेम कर दिया गया एज नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। मतलब कि हाइम्स बनाए गए, ओथ्स लिए गए यूनिटी बनाने के लिए। जो भी रिवॉल्यूशनरीज जो शहीद हो गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, उन लोगों को भी रिस्पेक्ट दी गई फॉर ऑन द नेम, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। मतलब कि फ्रांस के नाम पर फ्रांस नेशन के नाम पर गाने बनाए गए, ओथ्स ली गई, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो एक्टिव रिवॉल्यूशनरीज थे जिनकी डेथ हो गई, जो शहीद हो गए, जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए, उनको भी कॉमेमोरेट किया गया था। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। मतलब कि फ्रांस टेरिटरी के अंतर्गत रह रहे लोगों के लिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ लाया गया। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। मतलब कि जो कस्टम ड्यूटी थी, मतलब टैक्स जो दिया जाता था जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक मूव करेंगे विद इन द कंट्री, ठीक है, तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता था पहले फ्रांस में। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके तहत इसको भी हटा दिया गया। मतलब जो टैक्स लगता था ना, उसे हटा दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स, अच्छा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स भी लाया गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि जैसे 1 किलो 1 kg जो है 1 किलोग्राम हमारे कंट्री के प्रत्येक भाग में या कहीं भी जाओ वो फिक्स्ड है, ठीक है। बट फ्रांस में क्या होता था कि कहीं कहीं 1 किलो मतलब कुछ और होता था और कहीं कुछ और, मतलब 1 किलो में कहीं कुछ ज़्यादा सामान आ जाते थे और कहीं कुछ थोड़े ही सामान आते थे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको 1 किलो कह सकते हैं शुगर दूँ, ठीक है, तो कहीं कहीं पर एक बाल्टी भर करके शुगर आ जाती थी और कहीं कहीं पे एक छोटा सा पतीला भरना ही मुश्किल हो जाता था। तो मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्मिटी थी। अब इसको हटा करके यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया था। अब देखो, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। मतलब कि नेशनलिज्म की भावना को लाने के लिए, लोगों को एकजुट जोड़ने के लिए, फीलिंग ऑफ वननेस लाने के लिए, जो डिफरेंट
वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, जो फोकलोर थी, उन्हें डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। अब देखो, इस समय का जो फ्रांस था वो सेल्फिश नहीं था, वो चाहता था कि जो भी चेंजेस, जो भी यूनिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में लाए गए हैं, ठीक है, वही पूरे यूरोप में लाना चाहिए हमें, मतलब कि हमें और भी यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए, किंगडम की हेल्प करनी चाहिए, ताकि वहाँ से मोनार्की को हटा दिया जाए। ठीक, यही लिखा है कि द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। When the news in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. क्या कहा जा रहा है कि जब लोगों को फ्रांस के बारे में पता चलने लगा यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो यूरोपियन सिटीज़ में जो एजुकेटेड पीपल थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास मतलब कि जो एजुकेटेड हो और वेल्थी हो, ठीक है, इतनी गरीब नहीं हो, ना तो बहुत ज़्यादा रिच हो ना बहुत ज़्यादा पुअर हो, ठीक है, तो जो वेल्दी थी, जो एफ्लुएंट पीपल थे और एजुकेटेड थे, उन्होंने क्या किया, जाकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए, जिसमें वो प्लानिंग करते थे कि किस तरीके हम अपनी कंट्रीज़ में रिफॉर्म्स ला सके, जैसे फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लाए गए थे। और जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे, प्लानिंग करते थे, उसके कारण क्या हुआ कि उनका भी मेन एम था मोनार्की को हटाना। और हमने ऊपर अभी पढ़ा कि फ्रांस का भी ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्की को और भी यूरोपियन कंट्रीज से हटा दिया जाए। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ द आइडियोलॉजी के कारण क्या हुआ कि उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, दे प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज़, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ के लिए एक रास्ता बना दिया कि हमारे कंट्री में आइए और मोनार्की को हटाइए। तो 1790s तक होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में फ्रेंच आर्मीज़ इन्वेड करने लगी कंजर्वेटिव पावर को हराने के लिए, मोनार्की को हराने के लिए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, द फ्रेंच आर्मीज़ began to carry the idea of nationalism abroad. Now, within the wide swath of territory that came under his control, तो हम देखते हैं ना कि 1797 में क्या हुआ कि नेपोलियन जो है वो पावर में आया फ्रांस में। पहले नेपोलियन जो था मेंबर था मिलिट्री का फ्रांस में, ठीक है, पर वो धीरे धीरे जो वीकनिंग ऑफ पावर थी, जैसे डायरेक्टरी वीक होने लगी थी ना, उसका एडवांटेज लेते हुए उसने पॉलिटिकल पावर गेन अप कर लिया। जब नेपोलियन ने पावर को गेन किया इन फ्रांस, तो डेफिनेटली उसने डेमोक्रेसी नहीं लाई, पर उसने कंजर्वेटिव और मोनार्की को हटाया, उसे रिप्लेस किया अपने डिक्टेटरशिप से, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाई। अब even if there was no democracy in France, but the reforms which were brought by Napoleon, they were so much idealistic for the French society. मतलब इतने perfect reforms जो नेपोलियन था वो फ्रांस में लेकर के आया कि जो लोगों में एक तरीके से वो बना ना कि हमारे कंट्री में तो डेमोक्रेसी आई नहीं, जिसकी वजह से हम, जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो आए नहीं, वो सारा दुख चला गया। मतलब डिक्टेटरशिप होते हुए भी वो डिक्टेटरशिप इतनी आइडियल थी, इतनी परफेक्ट थी कि और भी नेशंस उसकी डिमांड करने लगे, डेमोक्रेसी को छोड़ दिया गया और ऐसे डिक्टेटर की डिमांड की जाने लगी जैसे नेपोलियन था अपनी कंट्री फ्रांस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो कि जो नेपोलियन था, though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, मतलब कि नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड 1804 में लाया गया, उसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत से रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। क्या रिफॉर्म लाए गए? इट
डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे कि क्लर्गी लोग थे ना, जो सेकेंड स्टेट के लोग थे, उनको क्या था कि बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, टैक्स नहीं पे करना था, तो लैंड उनका था, तो फ्यूडल सिस्टम था, ये सब चीज़ें उनको बर्थ से मिलती थी, ठीक है। जैसे कि जो मोनार्की होता था उसमें भी हायरार्की होती थी कि राजा के घर में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम भी अगले राजा के बाद जो राजा का वंशज है वो राजा बनेगा, तो मतलब उसके पास क्या था, प्रिविलेज था, एक तरीके से एडवांटेज था। तो ये एडवांटेज बाय बर्थ इसका रिमूवल हुआ। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था, फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम के तहत क्या होता था कि बड़े बड़े लोगों, ज़मींदारों के पास क्या था, लैंड होता था, और वहाँ पर वो फोर्स करते थे लैंडलेस पीजेंट्स को कल्टीवेशन के लिए, और उनसे उल्टा वो फ्यूडल ड्यूज लेते थे, उन्हें पेमेंट नहीं देते थे, उन्हें उनसे मतलब वो उनसे खुद पैसे मांगते थे। क्यों? जैसे कि ये सब ज़मींदार जो होते थे ना, पहले वो फार्मर्स या पीजेंट्स को लोन देते थे, पर जब पीजेंट्स लोन नहीं दे पाते थे तो वो उनके लैंड को कब्जा कर लेते थे। तो अब उनके लैंड को जब ज़मींदार कब्जा कर लेते थे तो वो जो लैंड जो प्रीवियसली फार्मर्स का था, पीजेंट्स का था, वो ज़मींदारों का हो जाता था। अब उस लैंड में वो फार्मर्स उन्हीं किसानों से खेती करवाते थे और उल्टा उन्हें पैसा देने के बजाय खुद पैसा वसूलते थे। तो ये सिस्टम भी हटाया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया, मतलब कि जिसका लैंड है वही खेती करेगा, ठीक है। आप किसी को फ्री में फार्मिंग करने पर फोर्स नहीं कर सकते। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed the peasant from serfdom and manorial dues. Manorial dues मतलब कि ज़मींदारों को जो ड्यूज़ दिए जाते थे, सर्फडम भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको मतलब और भी कंट्रीज़ में जो ये कोड था उसको एक्सपोर्ट किया गया, यूरोपियन रीजन्स में ये कोड बहुत पॉपुलर हो गया, और जिसके कारण डच रिपब्लिक है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली, जर्मनी, यहाँ पर नेपोलियन की डिमांड होने लगी। अब नेपोलियन जो था इन सभी कंट्रीज़ में एज एन इन्वेडिंग फोर्स की तरह काम करने लगा। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब देखो गिल्ड आप लोगों ने शायद क्लास 6 में पढ़ा होगा, गिल्ड मतलब क्या होता है, एसोसिएशंस ऑफ द ट्रेडर्स होती है, ठीक है। तो पहले ये जो यूनिफिकेशन था, जो ट्रेड यूनियंस था, इसको बनाना बैन था, बट जो नेपोलियन थे उन्होंने इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम। मतलब कि जो भी कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, कम्युनिकेशन था, ट्रेडर्स के एडवांटेज के लिए उसको इम्प्रूव किया गया था, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लाए गए थे। और जो लोअर क्लास पीपल थे विच वर बिलोंगिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास और थर्ड स्टेट, उन्हें ये फ्रीडम आई थिंक दे वर enjoying this न्यू फाउंड फ्रीडम, ओके। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and the capital from one region to another. मतलब कि जितने भी ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनको नेपोलियन द्वारा इकोनॉमिक स्फीयर में लाई गई ऐसे रिफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर वेट्स को यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा, मेजर को यूनिफॉर्म किया जाएगा, कॉमन करेंसी ला दी जाएगी, और टैरिफ्स या फिर कह सकते हैं ना कि जो टैक्स लगाए जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने के लिए, उसको हटा दिया जाएगा, तो उससे उनका ट्रेड जो है ईजी हो जाएगा। पर जैसे कि होता नहीं कि जो भावना हमें अपने लोगों के लिए आती है, अपने देश के लिए आती है, वो सेम इमोशंस या फीलिंग्स हमें दूसरे देश के लिए नहीं आएगी। और यही केस था नेपोलियन के साथ भी। मतलब फ्रांस में लाए गए रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। उसने फ्रांस के पॉपुलेशन से, फ्रेंच पॉपुलेशन से कुछ वापस मांगा नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रांस नेपोलियन का भी मदरलैंड था। बट बाकी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ नेपोलियन गया, क्योंकि वो उसकी खुद की कंट्री नहीं थी और अपनी कंट्री को चलाने के लिए भी उसे बहुत चीज़ें चाहिए थी, तो वहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम को ले लिया गया।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो लाए गए, बट उस एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम। अब जो पॉलिटिकल फ्रीडम जो ली गई, सेंसरशिप लगा दी गई, टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, फोर्स किया जाने लगा वहाँ के लोगों की कि आप लोग फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी क्या कर रही थी, जो इनकी द्वारा रिस्ट्रिक्शन, नेपोलियन द्वारा रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए गए थे वो इतने ज़्यादा थे कि उनकी अच्छाई का जो प्रभाव था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, जो एक्चुअली जो पॉजिटिव चेंज था वो छिप सा गया। देखो, however in areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities of Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty। मतलब कि पहले इन्हें माना जाने लगा कि हमारे देश में लिबर्टी लाएंगे, but soon the initial enthusiasm soon turned टू हॉस्टिलिटी। मतलब कि बहुत जल्द ही जो इंथुजियाज़म था, जो ये टाइटल था, वो बदल सा गया, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं ना कि हॉरिबल एक्सपीरियंस होने लगा, एज इट became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with the political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies, मतलब कि ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में डलवाया जाना, इनरोल करवाया जाना ताकि आप फ्रांस के लिए लड़ो, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, मतलब कि फ्रेंच आर्मीज़ किस लिए चाहिए थी, ताकि हम जो नेपोलियन था वो और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना कब्जा कर सके, ठीक है। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पॉजिटिव थे, बट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उसके द्वारा जो लाए गए थे और कंट्रीज़ में वो नेगेटिव थे। तो ये जो नेगेटिव रिफॉर्म्स थे एक तरीके से उनकी अच्छाइयों को छुपा दे रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेसिकली द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।